पिता चाहते थे फौज में जाएं, बड़ा भाई भी चाहता था कि फौज में जाएं। माँ ने तब कहा कि मत भेजो इसको, ये सेलेक्ट हो जाएगा, और वही हुआ। माँ के वचन पूर्ण हुए। किस किस आधार पर उन्होंने ये बात कह दी आपके लिए? फौजी की ड्रेस पहनना बड़ा अच्छा लगता था, तो मन में यहाँ तो पहले जीत लिया था भर्ती होना। भर्ती हो चुका हूँ मैं। बहुत पीटा, बाप रे। पीटते हुए फिर बाद में बोले खाना खा ले भाई। 9 दिन खाना नहीं खाया। वो पीटते रहे 9 दिन तक, खूब पीटा मैं। वो मारते थे, मैं हंसता था। कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है, हमारे सैनिक उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, वो गिरते जा रहे हैं, लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ रहे। हर पल उस मौत के मंजर में गुजरना है, ये काम बहुत कठिन है। तीनों सेनाएं शिव का त्रिशूल है। जब ये चलते हैं तो अभेद्य लक्ष्य को भी भेज सकते हैं। तो तब एक मन के अंदर एक फिर जिद पकड़ी, कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। और आखिरकार हमने 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर विजय पताका फहराया। भैया टिश्यू दे दीजिए मुझे। कितना सहा है सर आपने। हम लोग तो कुछ भी नहीं है आपके समर्पण और आपके पेशेंस के आगे। कहानी एक बेटे की जिनकी माँ ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर आर्मी के लिए भेजोगे तो पहली बार में ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। 19 बरस का वो रंगरूट जिसने अभी जिंदगी को हौसले के, जोश के चश्मे से देखना शुरू किया था। वो शख्स जो अपनी रगों में जोश जुनून भर के माँ भारती की सेवा के लिए निकल गया, और फिर अपने कटे फटे हाथ को अपनी बेल्ट में खोस करके सिर्फ एक चाहत कि ईश्वर इतनी जिंदगी दे दे कि अपने साथियों की जान मैं बचा सकूं। कौन था आखिरी सांसों में जिसे एक दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने बचा लिया? 5 के सिक्के मां काली का कवच बन गए। कौन है वो शख्स? वो शख्स अपनी आप में जिंदगी की पूरी किताब है। वो शख्स जिसका एक एक अनुभव आपके लिए कई जन्मों को जानने का काम करेगा। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र अवॉर्डी श्री योगेंद्र सिंह यादव जी की। जो आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है योगेंद्र जी। और एक कुछ होता है वाइब्रेशन, कुछ होता है ऊर्जा। तो आज अभी जब यहाँ बैठे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्लैशेस आ रहे हैं एक अलग दिव्य ऊर्जा के। एक जो आपके अंदर एक सैनिक का जोश है, जो एक आध्यात्म है आपके अंदर जो एक मानस को पढ़ने समझने की जो शक्ति है ना, एक इतना कमाल का लग रहा है इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र जी। योगेंद्र सिंह यादव, मैं उस मुकाम से शुरू करना चाहती हूँ, मैं उस बिंदु से शुरू करना चाहती हूँ जब बच्चा घर आया और बिल्कुल बेपरवाह, अल्हड़पन, माँ बाप की गोद में सर रख करके खूब अपने सपने देखने वाला। फिर क्या हुआ कि लगा कि अब मैं आर्मी में जाऊंगा और कुछ होगा? बिल्कुल, जो बचपन है वो एक छोटे पौधे की तरह है। जैसे छोटे पौधे को माली बड़ा शालीनता से, बड़ा सतर्कता से उसको सींचता है कि कहीं इसमें कोई कीड़ा ना लग जाए, ये पौधा खराब ना हो जाए। तो माँ बाप भी वो
माली हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से संवारते हैं, उसको पोषक तत्व देते हैं। तो वो मैं तो गांव का बच्चा था, खेतों में काम करते थे, माँ की गोद में सोया करते थे, पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना करते थे। तो वो जो युद्धों की कहानियाँ बताया करते थे, तो कहीं ना कहीं जो हम चीज़ सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका हमारे मानसिक पटल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये आज फैक्ट भी है। आप देखिए, बच्चे को जो आप बताओगे वो नहीं करेगा, लेकिन जो देखता है ना, जो वो सुनता है, वो ज़रूर करता है। तो वो इस सुन करके बस मन के अंदर, मनोभाव में वो भाव जागृत हुए कि यार फौज में जाना है। पिता चाहते थे आप फौज में जाएं? हाँ, पिता चाहते थे फौज में जाएं, बड़ा भाई भी चाहता था कि फौज में जाएं, क्योंकि उसने तो मुझसे 1-1.5 साल पहले फौज ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो उन्होंने भी मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि जाओ भर्ती देख लो, कम से कम जो है। अभी मैं उस समय 11th में पढ़ रहा था, मैं बोला 12th कर लेने दो, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, अभी 12th में आ ही गया, अब चला जा। अभी तो मगर एग्ज़ाम नहीं हुए, अभी कहाँ से 12th होगी। तो फिर बोला नहीं, एक बार देख करके आ जा। माँ ने तब कहा कि मत भेजो इसको, ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि माँ इस धरती का वो रत्न है कि जो अपने बच्चे की हर एक कमजोरी, हर एक ताकत को पहचानती है, एहसास करती है। तो उन्होंने कह दिया था कि ये पहली बार में गया तो पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और वही हुआ, माँ के वचन पूर्ण हुए और वो पूर्ण हो गया। तो मतलब फिजिकली आप इतने फिट रहे बचपन से, ये वजह थी, या आपकी मानसिक शक्ति इतनी कमाल की थी, वो ये देख रही थी? किस किस आधार पर उन्होंने ये बात कह दी आपके लिए? नहीं, फिजिकल तो गांव के बच्चों का होता ही है। फिर एक मानसिक जो विचारधाराएं थी, व्यवहार था। पिता की, हम शायद बड़े भाई ने भी नहीं पहना होगा, पिता की जो वर्दियां रखी थी उनको कटिंग पटिंग करा करके, और सर्दियों में गर्म पैंट होती थी फौजी, उसको पहनता था। गर्मियों में जो उनकी कॉम्बैट ड्रेस होती थी उसको फिटिंग करा करके उसको पहन लेते थे। यानी फौजी की ड्रेस पहनना बड़ा अच्छा लगता था। तो वो जो बिहेवियर था ना, उस बिहेवियर से माँ ने ये आकलन भी कर लिया कि ये इसकी मानसिक शक्ति भी बहुत स्ट्रांग है और इसका बिहेवियर भी ऐसा है, तो ये पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और कोई कहीं पर भी अगर हम जब जाते हैं तो हम अपने शरीर या फिजिकल से हम सेलेक्ट नहीं होते, हम मानसिक स्तर के ऊपर सेलेक्ट होते हैं। ये मानसिक जो मन का रण क्षेत्र है, यहाँ पर पहले हमें प्रत्यक्ष के रण क्षेत्र को जीतना पड़ता है। तो मन में यहाँ तो पहले जीत लिया था, भर्ती होना है, भर्ती हो चुका हूँ मैं। अगर मैं मान लूँ भर्ती हो चुका हूँ तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ प्राप्त कर ली है। और यहाँ जिसने प्राप्त कर ली है वो ग्राउंड पे जब जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, वो आराम से उसको प्राप्त कर लेगा। ये बड़ी एक्सेप्शनल चीज़ है योगेंद्र जी। आप जिस मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अपने मानस को जीतने की बात कर रहे हैं, और हमने देखा गीता में भगवान कृष्ण ये बात करते हैं। हमारे तमाम जो देवी देवता अवतार रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मन की शक्ति की बात पहले कही है। तो आर्मी में जाने से पहले, क्या उससे पहले भी कभी आपके साथ कुछ ऐसे वाक़ये हुए कि आपको लगा कि मेंटली आप वाकई में बहुत टफ हैं हालात पे जीत हासिल करने के लिहाज से, स्कूली ज़िंदगी में? हाँ, जनरली बिल्कुल 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 ऐसे तो बहुत सारे हादसे हुए, क्योंकि मैं जिद्दी किस्म का इंसान रहा। और चाहे घर वालों ने कितने ही डंडे मारे, कितना ही पिटाई किया, लेकिन एक जिद जो पकड़ लिया उसको छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। वैसे सही होती थी कि नहीं? हाँ, सही भी होती थी और कभी कभी, क्योंकि एक उसमें था, जैसी संगत होती है वैसी रंगत भी होती है। तो बच्चों के साथ ऐसे बीड़ी पीना शुरू कर दिया था शौक में। अच्छा। भाई ने देख लिया, बहुत पीटा, बाप रे। पिताजी ने पीटा, लेकिन जिद ये पकड़ लिया, खाना दे रहे हैं पीटते हुए, फिर बाद में बोले खाना खा ले भाई। खाना तो तब खाऊंगा जब पहले बीड़ी पी लूँगा, बाप रे। चाहे मैं फिर छोड़ दूँ,
लेकिन अब मुझे बीड़ी चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। 9 दिन खाना नहीं खाया बीड़ी के लिए। बीड़ी के लिए। वो पीटते रहे 9 दिन तक, खूब पीटा मैं। तो उस पीट से भी वो मारते थे, मैं हंसता था, तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता था कि इसको कुछ होता ही नहीं है, ये लगता है और दे और दे और दे। हाँ। फिर लास्ट में उनको बेबस हो गए, वो लाचार हो गए और उन्होंने बीड़ी पिलाई और फिर मैंने खाना खाया। खुद माँ बाप ने लाकर बीड़ी पिलाई? दोस्त ने पिलाई, दोस्त? क्योंकि माँ बाप तो नहीं देगा तो दोस्त के थ्रू दिलवाया। हाँ, लेकिन ये भी मैं जानता था कि ये बुरी हैबिट है और माँ बाप नाराज हैं। अब इनको खुश कैसे करना है? खुश करना है भाई, मुझे मालूम था कि खेत का काम बैलेंस है। भी जो घरों में पशु होते हैं उसका गोबर का ढेर था, इसको करके खेतों में डालने लगूंगा, अकेला काम करूंगा तो इनके कहीं ना कहीं करुणा जागेगी और ये बोलचाल शुरू करेंगे। तो मैंने जिस दिन वो बीड़ी पी, खाना खाया, अगले दिन सुबह 4 बजे अपना काम शुरू कर दिया। फिर पिता ने माँ से बोला कि यार इसको खाना दे देना। माँ ने बोला खाना खाएगा, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, काम नहीं कर रहा मैं। तो मुझे ये भी पता था कि उनको जो ना खुश कैसे किया जा सकता है, तो काम करके खुश किया। फिर उनको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता चला कि हाँ, ये जब जिद पकड़ लेगा तो ये उस काम को पूर्ण करेगा। और वो जिद कहीं ना कहीं वो टाइगर हिल के ऊपर काम आई थी। कमाल की बात है। और फिर ये सब छोड़ दिया था? ये सब छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया था। चलो भाई, ये भी बड़ी बहुत कम बच्चों को उस उम्र में जब इन चीज़ों की लत लग जाती है तो वक्तिया ये उनके लिए अच्छा नहीं है। खुद ये पता चलना और छोड़ना ये सबके साथ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है वो लीग से हटकर इंसान बनते हैं। और अब वहाँ से बात आर्मी सिलेक्शन की। आर्मी सिलेक्शन हुआ आपका और मुश्किल से 1 साल बीता था आपका? हाँ, 2 साल हो गया था। 1 साल ट्रेनिंग का, 1 साल का उधर अच्छा यूनिट का प्रोग्राम वो था। टर्नओवर 1 साल हो गया था यूनिट का 1 साल हो गया था। अब जब आपको क्या ये कहीं से भी आपको ये एहसास हुआ था कि आपको कारगिल के लिए भेजा जाएगा? क्योंकि जनरली जो नए रंगरूट रहते हैं उनको क्या इस तरीके के मिशन पर सीधा भेज दिया जाता है? देखिए, जिसकी जहाँ यूनिट होती है और उस यूनिट को जो काम डिटेल किया जाता है, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि जो ना ये रिक्रूट है या ये सीनियर है। वहाँ तो जो स्ट्रेंथ है उसको भेजा ही जाएगा। उस समय तो ये नहीं पता था कि जी हाँ, यहाँ पे कारगिल भी होगा। अच्छा, तो आपको कैसे जब आपको जिस क्षण पता चला कि आप कारगिल की तरफ जा रहे हैं, क्या था, किस तरीके से वो कहानी, योगेंद्र यादव की वो कहानी जो शायद बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को कुछ पन्ने नहीं भी पता, वहाँ से शुरू कीजिए। बिल्कुल, आज एहसास मुझे होता है कि जो है मैं वहाँ कश्मीर में पोस्टिंग क्यों गया। क्योंकि अगर हम अपने जीवन की डॉट पीछे की घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें जीवन का वो जीवन चक्र समझ में आ जाता है। बचपन से सपने देख रहा था, फौज में जाना है, फौज में जाना है, लेकिन उसका पर्पज भी था, क्यों जाना है, युद्ध लड़ना है। अभी युद्ध कैसे तो कोई हालात थे नहीं। कश्मीर में चला गया पोस्टिंग। मैं बोला, आज मैं अपने आप से सवाल करता हूँ क्यों गया हूँ कश्मीर में। मैं गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने वहाँ पर भेजा था, क्योंकि एक बड़ा युद्ध उस धरती पर होने वाला था और उस युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं हर युद्ध की वो बारीकियों को समझ सकूं, युद्ध कैसे लड़े जाते हैं उसकी तकनीक को समझ सकूं। उस बड़े युद्ध में जो बड़ा लहूलुहान बिखरने वाला है, छोटे युद्धों में उस लहू को देख करके अपने आप को तैयार कर सकूं। तो कश्मीर में तो 1990 से आज तक जिहाद की आग चली आ रही है टेररिस्टों के साथ। तो उस युद्ध का हिस्सा बना। वहाँ बहुत सारे टेररिस्टों को हमने मारने का मौका मिला, बहुत सारे टेस्ट मारे भी। फिर मैं मई 1999 में शादी करने के लिए घर आया। 5 मई की शादी थी। 20 मई को जब मैं वापस
लौटने वाला था, तो शादी की फर्स्ट नाइट मुझे आभास हो गया था कि कुछ हो गया है। अच्छा, इंट्यूशन आपकी। इंट्यूशन आ गया, और हर एक इंसान को आ जाती है अगर वो सच्चे मन से उस चीज़ को कर रहा होता, जी रहा होता है। तो ये इंट्यूशन आया था, ये संकेत मिले कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है, हमारे सैनिक उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, वो गिरते जा रहे हैं लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ रहे। ये जो संकेत थे ये मैंने घर वालों को बताया, ऐसे ऐसे आज मुझे सपना दिखाई दिया। अच्छा, ये आपने सपने में देखा कि कोई ये तिरंगा लेके जा रहा है और हमारे सैनिकों को गोलियां लग रही हैं। गोलियां लग रही हैं। तो घर वालों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, अरे कश्मीर में है ना, वहाँ की कोई सपने आ गए होंगे। लेकिन अंदर से मैं बेचैन था। जब 20 तारीख को जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुँचता हूँ तब उस सपने का यथार्थ होता है। वहाँ समझ में आता, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 18 कैडेट का जो भी बंदा छुट्टी काट करके आया है वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करे, क्योंकि आपकी पलटन कारगिल के युद्ध में पहुँच चुकी है। अरे बाप रे। अब यहाँ मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा पीछे जाऊंगी, क्योंकि आपने बताया कि शादी के बाद पहले ही दिन जब ये सपना आया आपने घर वालों के साथ भी शेयर किया, तो आपने धर्मपत्नी के साथ भी ये बात साझा की होगी, और एक नई लड़की जो आई है शादी करके, और हालांकि सैनिक की बीवी हमेशा मजबूत मन वाली होती है, लेकिन जब आपने ये बात उनके साथ साझा की होगी, उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअल में वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि है क्या, क्योंकि वो सिविल बैकग्राउंड से हैं। उनके कोई रिश्तेदार में भी कोई फौज में नहीं था, तो उन चीज़ों को वो समझ नहीं पाई थी। हाँ, माँ ज़रूर समझ रही थी, क्योंकि माँ ने तो 65 और 71 में पिताजी को युद्ध में देखा था, तो वो समझ रही थी। लेकिन उनका भी बस रिएक्शन यही, नहीं नहीं नहीं, ये कश्मीर का ही है और कुछ नहीं है। जो सोच के सो वो सपने में आता हाँ, है, वो सपने में जनरली माँ बाप Yes. बड़े लोग ये कह देते हैं। और उस समय तक कोई ऐसा प्रसारण भी नहीं हुआ था। और जब आप आए थे तब तक हालात इतने तनावपूर्ण नहीं थे कि आपको लगा कि वॉर हो सकता है। बिल्कुल, जब तो कुछ भी नहीं था। जब मैं 1 मई को आया था तब तक कोई भी इस तरह की जो सूचनाएं नहीं थी। फिर 15-20 दिन घर पे भी रहा हूँ, तो वहाँ ना न्यूज़पेपर में था, ना टीवी में था, ना रेडियो पे था, कुछ वैसा नहीं था। लेकिन जब वहाँ पहुँचा हूँ जम्मू, तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि हाँ, यह तेरा सपना बिल्कुल सत्य था और लड़ाई शुरू हो गई है। तो फिर आप लोगों को कहा गया कि डॉक्यूमेंट जमा कराए जाए 18 ग्रेनेडियर वाले। फिर वहाँ से क्या हुआ? हाँ, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट जमा करने का मतलब छुट्टी वाले आपका जो है हो गया है, अब सुबह कानवाई में आपको श्रीनगर जाना है। तो श्रीनगर में नंबर डालने के लिए कानवाई में तो जमा किया, और सुबह हमने 4 बजे बसों में बैठे, शाम को श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर में भी फिर अनाउंसमेंट हुआ कि डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी जमा करें, सुबह आपकी गाड़ी आएंगी और आप यूनिट में जाएंगे। वहाँ से फिर सुबह हम फिर 4 बजे चले और शाम को हम द्रास पहुँच गए। तो द्रास पहुँचे शाम के टाइम। वहाँ उस समय यूनिट तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ रही थी। अच्छा, युद्ध शुरू हो चुका था। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के 22 तारीख को शायद मैं पहुँच गया था, 22 या 23 तारीख में। जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन हमारे यूनिट का एक जवान कैजुअलिटी हो गया था। तो उसको हेड शूट हुआ था, तो उसकी बॉडी नीचे आ रही थी। हम जा रहे थे तो हमने जब उसको देखा, वहाँ पे सल्यूट भी किया। फिर शाम को जिस तरह से फ़ौज में एक इंटरव्यू होता है सीनियर का, वो इंटरव्यू हुआ, और सुबह जो है हमें आदेश मिला रात को ही कि आपने चार्ली और डेल्टा कंपनी के साथ एज ए फाइटिंग पोर्टर्स के लिए जाना है, काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग पोर्टर्स कम हैं, अम्युनिशन राशन ऊपर नहीं पहुँच रहा है, तो उसको पहुँचाना है। जब थोड़ा सा लगा यार, सपने देख रहा था बंदूक लेकर के गोली चलाना है, और अब इन्होंने जो है बंदूक की जगह पिट्ठू हमारे जो है कमर पे टिका दिया। तो लेकिन उस काम को जब करने के लिए गए हम, सुबह सामान उठाया, रात को लगभग 2:30 बजे ऊपर पहुँचे हम पहाड़ी पे। पूरा दिन पाकिस्तान की आर्टिलरी को गोले वहाँ पे पड़ते रहे, हम चलते रहे। पहुँचे, जब वापस उतर के आया तब उसका सोचा यार ये काम तो बहुत कठिन है,
फ्रंट पे जो बैठा हुआ एक इंसान है, उसको मालूम है दुश्मन सामने है। ये जो ऊपर नीचे अप डाउन कर रहे हैं हम, हमें तो पता ही नहीं चल रहा किधर से गोली आएगी और कब हमारे शरीर को भेद करके पार चली जाएगी, कौन सा गोला हमारे सिर पर आकर के गिर जाएगा। हर पल उस मौत के मंजर में गुजरना है, ये काम बहुत कठिन है। लेकिन फिर ये भी सोचा कि यार वो जो बंदा बैठा है ना ऊपर, वो हमारी बदौलत बैठा है। अगर उसको टाइम से खाना, टाइम से राशन, टाइम से अम्नीशन नहीं दिया जाएगा, वो कैसे फायर कर पाएगा? लाइफ लाइन है आप लोग उस वक्त। वो कैसे फायर कर पाएगा? वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? तो तब एक मन के अंदर एक फिर जिद पकड़ी, कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। तो 22 दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार सामान ऊपर पहुंचाते रहे और चलते रहे। इसी दौरान बीच बीच में जो हमारी यूनिट की दूसरी टीम्स थी, उनके हमले जारी रहे। एक के बाद एक हमला होता था, कैजुअल्टियाँ हो जाती थी। सुनते थे आज इतने हमारे जवान शहीद हो गए, आज ये इतने जवान शहीद हो गए, आज दो को गोली लगी है, उनका पैर कट गया, किसी की आंख चली गई है। इस तरह की तमाम रोज़ की घटनाएं हम सुनते रहते थे। लेकिन फिर भी मन के अंदर हताशा और निराशा नहीं थी, ये विश्वास था, एक आस थी, एक दिन जीतेंगे ज़रूर, इस पहाड़ी को लेकर के तो ज़रूर रहेंगे। ये अब मान, मर्यादा और इज्जत का सवाल है। बस उसी जुनून में चलते रहे और आखिरकार हमने 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर विजय पताका फहराया। उस विजय पताका के दौरान हमारे वो दिन बताइए जब आप ऊपर पहुंचे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन आप बताइए अपनी ज़बानी कि क्या हुआ जब आप पहुंचे थे। आपके कितने साथी थे उस वक्त आपके साथ में जब आप पहुंचे और आपको अप्रत्याशित रूप से वहाँ पर लगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा किया हुआ है? हाँ, ये तो हमें ये पता कैसे चला था एग्जैक्टली? ये एक्चुअल में क्या था कि शुरुआत में तो ये इन्फॉर्मेशन यही थी कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं। लेकिन 28 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर्स ने वहाँ पे फायर किया। जब वो फायर किया तो उन्होंने एक हमारे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। आप थे तब तक वहाँ? हाँ, हम राशन लेकर के ऐसे जा रहे थे, हाँ, अम्नीशन लेकर के। शाम का वक्त था वो। अच्छा। और 3 हेलीकॉप्टर आए, तीनों ने फायर किया। हमने बहुत नज़दीक से उसको देखा। जब वो फायर करके वापस ऐसे टर्न लिया इंडिया की तरफ, तो लास्ट वाले हेलीकॉप्टर को उन्होंने अपनी गाइडेड मिसाइल से हिट किया। उस हेलीकॉप्टर में वो मिसाइल हिट होते ही आग लग गई और हमने उस हेलीकॉप्टर को जलते हुए और नाले में गिरता हुआ देखा था। तब ये साफ हो गया कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी ही है, क्योंकि टेररिस्ट के पास ये गाइडेड, ये आर्टिलरी और नहीं हो सकता, सब नहीं हो सकता। उसी दिन MiG-21 को गिराया था कारगिल के अंदर। तो 28 मई वो तारीख थी जब ये डिक्लेयर हो गया था कि यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है। और उसी दिन भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। और तीनों सेनाएं शिव का त्रिशूल है, जब ये चलते हैं तो अभेद्य लक्ष्य को भी भेज सकते हैं। तो तीनों सेनाओं के कमांडर्स, उनके सैनिकों ने एक बहुत उम्दा, बहुत तकड़ी एक प्लानिंग किया और उसी प्लानिंग के तहत नेवी ने अपना समुंदर को घेरना शुरू किया, समुंदर से दुश्मनों को। हमारे एयरफोर्स ने आसमान से आग बरसानी शुरू करी और भारतीय थल सेना ने नीचे आर्टिलरी के गने लगा करके आर्टिलरी के गोलों से उन पहाड़ियों पर आग बरसानी शुरू करी। और इस बीच वो दिन जब आप पहुँचे और फिर मतलब वो हुआ जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे या कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई जीवित मनुष्य, मुझे नहीं लगता इतनी पीड़ा और इतना दर्द झेल सकता है। तो ये कैसे हुआ था? आपने बताया कि आप राशन लेकर ऊपर पहुंचे अपने साथियों के साथ और फिर वहाँ से
क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, उस दौरान भी एक घटना घटित हुई कि हम राशन दे करके और अम्युनिशंस, उनको वेपन्स, इक्विपमेंट दे करके वापस आ रहे थे तो एक हमारा हवलदार था, उसको यहाँ पे गोली लगी और वो एकदम से चिल्लाने लगा। ऐसे हमारे जस्ट पीछे था 10 कदम। अरे बचाओ, रे बचाओ। मैं क्या हो गया, अभी तो ठीक चल रहा था। अरे गोली लगी मेरे। बकवास कर रहा, गोली लगी? कहीं नहीं लगी। जाके देखा तो उसका पूरा ये थाई फटा हुआ था। फिर उसको उठा करके नीचे की तरफ लेके आए हम। पहलवान वैसे था, 1 कुंटल से ज़्यादा। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं, कभी कंधे पे डाल करके, कभी फिर जो हमारे पास वाटर प्रूफ वो चीज़ें होती थी उनसे डंडे बांधे, उससे उसको नीचे उतारा। और वो टेरेन इतना मुश्किल है, उतरना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। चढ़ना आसान है, बहुत उतरना बहुत मुश्किल है। हम 8-10 बंदे उसको नीचे 1 घंटे के अंदर उतार के लेके आए, उसको एम्बुलेंस में वहाँ पे भेजा और तब ये पहाड़ी क्लियर होगी हमारी। और इस पहाड़ी को जैसे ही ये क्लियर हुई, इस पे विजय पताका फहराया, तुरंत हमें टाइगर हिल को कैप्चर करने का आदेश दे दिया गया। हमें एक के बाद एक काम जब मिलता है ना, तो हम क्या सोचते हैं एज ए सिविलियंस भी, यार हमें परेशान किया जा रहा है। परेशान नहीं किया जा रहा, ये आपकी क्षमताओं का जो है वो परिणाम है कि आप में, आपके अंदर वो काबिलियत है, क्षमताएं हैं, आपसे भरोसा जताया जा रहा कि आपने इतनी दुर्गम जो है मुश्किल हालातों में भी आपने अपने काम से कभी मुख नहीं मोड़ा, आपने उसको बड़ी तन्मयता के साथ प्रूव किया है, प्रूफ किया है, तो आपको अभी दूसरा टास्क दिया जाएगा। तो हमें भरोसा किया गया, तो हमें फिर टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए, टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, क्योंकि अभी नीचे वाली पहाड़ियों पर हिंदुस्तान की फौज ने धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो हाइट्स उनके पास थी, तो जब बंदा यहाँ से नहीं भाग करके ऊपर जाएगा तो यहाँ का तो उसके पास पूरा वो होगा, एक्यूरेसी होगी। तो वो ऊपर से यहाँ पे बम्बारमेंट करने लगे ताकि हमारी कैजुअलिटियाँ और बढ़ने लगी। तब हायर कमांडर्स ने एक निर्णय लिया कि पहले हाइट्स को पकड़ो, जब हाइट्स पकड़ी जाएंगी तो नीचे वाली चोटियों पे आराम से हम गोले बरसा करके इनको बर्बाद कर सकते, स्ट्रैटेजिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे वो उस लिहाज से। तो फिर टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए फिर एक घातक प्लेटून का पुनर्गठन हुआ और घातक प्लेटून की जो कमांड थी हमारे लेफ्टिनेंट बलवान के हाथों में सौंपी गई। आप उन्हीं के साथ थे? हाँ, मैं उन्हीं के साथ था। तो बहुत सारे जवानों को उसमें चयन करना था, क्योंकि बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, तो उनके स्थान पे लेना था। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा और भारत के नौजवानों के कि व्यक्ति की पहचान उसके पद या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत उम्दा। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। उस समय तक कोई ऐसी विशेषता भी नहीं थी, लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान जो हमने काम किया, उस काम से हम 3 जवान ऐसे थे जिनको हमें उस घातक प्लेटून के अंदर चुना गया और उस टीम के अंदर बड़े विशेष जवान होते हैं जिनमें फिजिकल, मेंटल, फायर, नेविगेटर, बहुत उनकी जो है विशेषज्ञ होते हैं समझो। उस टीम में शामिल होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उस टीम को ही टाइगर हिल के ऊपर हमला करना था। हाइट ज़्यादा होने के कारण तो उनके पास एडवांटेज और ज़्यादा था, वो तो और दूर तक देख सकते थे, दूर तक देख सकते थे तो दूर तक मार भी सकते थे। इसलिए फिर हमने रात का सहारा लिया, तो रात भर उस पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के उन पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। -20 डिग्री टेम्परेचर था, चेहरे की स्किन फट कर के खून टपकना शुरू हो गया था। ये हिंदुस्तान के सैनिक चेहरे से टपकते हुए खून की परवाह नहीं करते हुए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके
उस पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। कितने दिन आप 2 रात और हुआ? 1 दिन। तीसरी रात जब हम सुबह चढ़ने लगे, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा लगने लगा। फिर रस्सियां फेंकी, रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ उनके बंकर थे। मतलब आप ऐसे बीच में चढ़ रहे बीच हैं में, हाँ, और दोनों तरफ बंकर थे। दोनों तरफ बंकर थे। अंधेरे में तो नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल, एक तरह से आप पूरे टारगेट पे थे। बिल्कुल पूरे। टारगेट, बिल्कुल टारगेट पे थे हम। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस टाइम सुबह का वक्त होने वाला था, तो शायद वो सो रहे थे उस टाइम पे जब हम चढ़ने लगे। लेकिन ये उत्तर भारत की फौज थी, ये चुपचाप तो चल नहीं थोड़े सकती। लाउड, हाँ, थोड़े दिल से जीने वाले लोग दिल होते से हैं। जीने वाले लोग तो थोड़ी आवाज भी भारी और मतलब धीरे बात करना आता ही नहीं, नहीं आता। इंक्लूडिंग मी। तो चाहे मरना है तो यार कोई बात नहीं, मरेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जो ना उससे डर जा रहे हैं मरने से। तो और फौज में वो गाली गलौच वाला होता है। हाँ, और वो गाली गलौच नहीं होता, वो एक मोटिवेशन होता है। बूस्टर डोज होता है, बूस्टर डोज, जोश आ जाता है जी। 3-4 गालियां दी, जोश आ गया। जोश आ गया। अब उसी जोश से हम चढ़ रहे थे और पत्थर तो गिरने लाजमी थे। ओ, पत्थर गिरे, हमारी आवाज़ हो रही थी। उधर से वो उनकी शायद आंखें खुल गईं, उन्होंने फायर खोल दिया। अरे बाप रे। ये 21 जवानों की टीम थी। हम्म, फायर खुला तो हम 7 ऊपर चढ़ गए, बाकी नीचे रह गए। बाकी को इन्होंने चढ़ने नहीं दिया, लगातार फायर चलता रहा। ऊपर चढ़े हम तो ऐसे 8-7 मीटर का प्लेन स्पेस था, सामने देखा बंकर। फिर हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें जो 4-5 पाकिस्तान के सैनिक थे उनको पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। जब वहाँ पे फायर हुआ तो टॉप वहाँ से 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। तो उन्होंने देखा यार हिंदुस्तान की फ़ौज तो बहुत करीब तक आ गई है। फिर जो हमारे ऊपर ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू हुआ, भयंकर, हमें सर नहीं उठाने दिया। ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। बाप रे। मरना सुनिश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया, सीने पर गोली खाना। आज हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। कभी आपको फौजी के पीठ पर जख्म नहीं मिलेगा, सीनों पे जख्म मिलेगा। फिर इतने भी तो समझदार थे, इतने तो बड़े हो गए थे कि ये तो पता था ये धरती पर जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है। ऐसे नहीं मरेंगे, क्योंकि इस भारत माँ ने डरपोक, कायर और बुज़दिल तो पैदा नहीं किए, सिंगनी और शेर पैदा किए हैं। तो सिंगनी और शेर की तरह लड़ करके मार करके मरेंगे। 5 घंटे तक गोलाबारी चलता रहा। वो धीरे 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 करके नीचे की तरफ हमारे और करीब आने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। बहुत गोलियां बरसने लगी। तो फिर हमारे पास एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नज़र आ गई। सबसे पहले उसको डैमेज किया उन्होंने। तो उसको चलाने वाले जो जवान थे उनको पत्थर लगे। तो ऐसे प्लेटून हवलदार बैठा था मेरा, उसकी तरफ वो दौड़े। एकदम प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज भी मेरी आंखों कानों में गूंजते हैं। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि उस वेपन की फायर पावर बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ऐसे उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऐसे गई ऊपर की तरफ, तो 7 बंदे खड़े थे वहाँ, पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी। मैं कहा सर ये तो नज़दीक आ गई। बोला कहाँ? ये खड़े। इतना ही मैं बोल पाया, इतना तो उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया मेरे ऊपर। तो ऐसे पीछे लेट करके मेरे साथी एक फायर कर रहा था, हम दोनों ऐसे थे, उसकी ये उंगली कटी। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। बिल्कुल। वो एकदम से बोला यार मेरा हाथ कट गया।
मैं पीछे की तरफ देखा, मैं कहा नहीं हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। मैं उसको फर्स्ट एड किया। एक और साथी था, वो भी जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड किया। हम सब ने बोला यार ऐसे करो, तुम फायर नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तुम नीचे कूदो। अभी स्कूल के अंदर किताबों में सिर्फ पढ़ कर के आया था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। पता है उन्होंने क्या बोला, यार जीना है तो तुम्हारे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती थी। बिल्कुल। हम जैसे रिक्रूट्स के लिए इतना बूस्टर और क्या हो सकता। तभी एक हमारा सीनियर था, एक और लसनायक नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी। उसके ऊपर फिर उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों को बोला यार तुम उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो वहाँ से जैसे ही मूवमेंट किया, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिख गया होगा। जैसे ही मूवमेंट दिखा होगा, उन्होंने सीधा फिर ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे गिरा, मुझे लगा मेरा घुटने से पैर गया। नीचे गिरते ही फिर मन में ख्याल आया, देख तो सही पैर है कि नहीं। वो फोर्स इतना होता होगा कि उस वक्त लगता होगा कि वो पूरा हिस्सा ही कट के गिर गया है। बिल्कुल इतना, वो तो आग का टुकड़ा होता है। ऐसे हाथ मार करके देखा, नहीं यार पैर तो है, लेकिन बहुत गहरा जख्म था। अभी फील्ड पट्टी अपने साथियों को बांध दिया, अभी फील्ड पट्टी भी नहीं थी, तो काले वाले पटके बांधे हुए थे। धीरे से वो पटका फाड़ा, उसको ऐसे बांध रहा था मैं। अभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा। इसको लगते ही चेहरा शून्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली, ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहाँ इनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक उस ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर खिसकता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा, तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके मैं बैठा था, वो मेरे ठीक सामने बैठा था। मैं उसको बोला नरेश सर आप फर्स्ट एड कर दो। बोला फायर कर, मैं भी करता हूँ। तो मैं फायर करने लगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया था, उनको यहाँ गोली लगी, इधर से उनका पूरा सर निकल करके बाहर। मैं उनका हाथ ऐसे पकड़ा, मैं कहा सर क्या हुआ, कुछ नहीं बोल पाए। फिर ऐसी बगल में बैठा जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी वर्ड था। उसको सीने में गोलियां लगते हैं, यहाँ से फेफड़ों से खून की खुआ ऐसे मेरी गोद में आकर के लेट गया। पल भर में दोनों साथी शहीद हुए। तो एक साथी पीछे से दौड़ करके आया, तो उसने वहीं एकदम से बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट के ऐसे गिरती है नीचे, चारों तरफ खून ही खून। वो मैं देख रहा हूँ, उस धड़ पे सर नहीं है, लेकिन हाथों में बंदूक थी। एक कदम दो कदम चला, जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे आया, फिर एक और बम वहाँ गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके दूर जा करके गिरते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। उनकी तरफ से भी तो मैं भी मर गया। अब उनका एक कमांडर था, 30-40 बंदों ने ऐसे घेरा हुआ था मैं चारों तरफ से। उसने बोला इनको जरा चेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। वो आकर के गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ, बॉडियां ऐसे उछलती थी। सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था। फर्स्ट में उसने यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी। मैं ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे। कॉन्शियस थी आपको? हाँ कॉन्शियस थी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, पैर से धुआं निकला। बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया आपने? कुछ नहीं किया।
वो धुआं निकलता हुआ मैंने देखा, वो चला गया गोली मार करके। फिर मन में एक विश्वास को जागृत किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, हाथ पैर ले जाओ काट करके, उफ नहीं करूँगा और जिंदा रहूँगा। सर भैया टिश्यू दे दीजिए मुझे। कितना सहा है सर आपने, हम लोग तो कुछ भी नहीं है आपके समर्पण और आपके पेशेंस के आगे। हाँ जी। तो फिर जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से तो कोई जिंदा ही नहीं है, फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, ऐसे उठा उठा करके, ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, कोई पहचान ना पाए। फिर कोई लात मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, गालियाँ, इतनी गालियाँ देने लगे, बहुत गाली दी। ये सबसे बड़ा पाप है। और भारतीय सेना कितना सम्मान करती है, शत्रुओं के शवों का भी सम्मान किया जाता है यहाँ पे। फिर जब वो थक गए, बहुत लातें लगी, मुझे भी बहुत लगी, बड़ा सहता रहा, सब कुछ बेबस था, क्या कर सकता था। एक मौके की तलाश में था, चुपचाप पड़े बहुत जब देर हो गई तो उन्होंने, तो नीचे हमारा जहाँ से हम रात को चले थे वहाँ MMG लगी थी, उसका फायर हिट हो रहा था उनके वहाँ ऊपर। तो उनका जो कमांडर था उसने नीचे अपने साथियों को मैसेज दिया, क्योंकि टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली जहाँ उनका बेस कैंप था, उसको जब मैसेज दिया कि नीचे जो हिंदुस्तान का MMG पोस्ट है इसके ऊपर हमला कर दो। आप सुन रहे थे उस वक्त तक, आपकी कॉन्शियस काम कर रही थी? बिल्कुल मेरा कॉन्शियस काम कर रहा था। तो जब ये सुना मैंने, तब लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब सिर्फ परमात्मा से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना कि मुझे इतने जिंदा रख कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। क्या बात है। और ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु को याद करते हैं, वो शक्ति साक्षात हमारे सामने आ जाती है। मैं चुपचाप पड़ा रहा। दोबारा से उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया होगा कि इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान गोलियां मार रहा था, एक हथियार उठा रहा है। उसने दोबारा से भी ऐसी गोलियां मारने लगा। तो जब वो नज़दीक आया, जब कमिटमेंट अपने आप से कर लिया था, और कमिटमेंट की पावर कितनी होती है ये शायद हम लोग नहीं जानते। महाभारत हम सबने देखी है, लेकिन उस महाभारत में एक पात्र ऐसा था जिसने जीवन पर्यंत कमिटमेंट और प्रतिज्ञाएं ही तो करी थी। भीष्म। और उन्हीं कमिटमेंट और प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे कि रोम रोम बाणों से बध गया था। बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन प्राणों को नहीं हर पाया था। हमने मीरा का कमिटमेंट देखा है कि उसको जहर का प्याला दिया था, लेकिन उसने कमिटमेंट पे जहर का प्याला भी अमृत बन गया था। ये कमिटमेंट की पावर है। हम आज कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम कमिटमेंट पर रहते ही नहीं है। सुबह का कमिटमेंट शाम को तोड़ देते हैं, शाम का कमिटमेंट सुबह तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमें उपलब्धि सफलता नहीं मिलती है। छोटे छोटे कमिटमेंट से बड़े बड़े कमिटमेंट आते हैं। आप एक दिन में बड़े कमिटमेंट नहीं कर सकते हो। तो वो कमिटमेंट मैंने किया, और उसी कमिटमेंट की बदौलत जब उसने गोली मारी, सीने पे भी चलाई। लेकिन जब आप कमिटमेंट पे होते हो ना, तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। शायद माँ भारती को मुझे चुनना था, क्योंकि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उनकी वीरता को लोगों तक पहुंचवाना था। पैंट फट गई थी चलते चलते, पर्स था यहाँ पे,
5-5 रुपए के सिक्के थे। माँ भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा किया होगा। गोली चली तो सिक्कों पे लगी। गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं मर गया हूँ। वो दोबारा से शायद उसका पाकिस्तान का जवान हथियार जो उठा रहा था, मेरा भी AK-47 ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठाया होगा। जो जाते समय उसका पैर मेरे पैर से टकरा गया। जैसे पैर टकराया मुझे एकदम से वापस चेतना आई। एकदम लगाया मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। क्या बात है। तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने धीरे से हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो वेपन लेकर के पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर फेंका। कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया। उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका डर था। गए वो, क्यों कंफ्यूजन हो गया कंफ्यूजन हो गया कि जब 3-3 बार जिसने गोली मार ली वो कैसे हाँ, कह सकता। पूरी तरी उनकी तरफ से तो सब मरे पड़े। शव भी खत्म हो गए हाँ। थे। शवों को भी उन्होंने अपनी तरफ से नेस्तो नाबूद करने का बिल्कुल। पूरा कार्यक्रम कर लिया था। सोच भी नहीं सकते थे कि कोई जीवित हो सकता है। उन्हें क्या पता कि भारतीय जवान क्या होता है। तो बस वो एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से, जैसे वो बंदा हमारे ऊपर ऐसे गिरा, उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी मैंने, ओह, लेकिन ये हाथ तो हिला नहीं। इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला इसका। मैंने फिर एक हाथ से ऐसे राइफल पकड़ी, ऐसे पलटा खाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया। उनके 3-4 जवानों को मौत के घाट उतारा। क्या बात है, उस हालत में भी। हाँ, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से लुढ़क लुढ़क करके फायर किया। तब उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वो भाग खड़े हुए, खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक और आगे गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ तो सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनका लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट। ये 12-1 बजे के आसपास का समय था। पूरा धूप निकली हुई थी, पूरा सब कुछ क्लियर दिख रहा था। तो वहाँ पे पड़ा रहा, मैं बहुत देर तक उसको देखता रहा। बहुत देर के बाद फिर पागलपन फिर मन मस्तिष्क में छाया। योगेंद्र नीचे चलना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन फिर हिम्मत को बटोरा। हड्डियां आपस में टकराने लगी, हाथ के असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा तो बंध नहीं पा रहा था। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया हाथ को। फिर धीरे धीरे खिसकता खिसकता 4-5 मीटर उतर के जब अपने साथियों तक पहुंचा जहाँ पे वो शहीद हो रखे थे, तब मुझे भी लगा यार देख, इनमें से कोई मेरी तरह तो जिंदा नहीं है, कभी कोई हो। आकर के एक को देखा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर उनके बीच पड़ा हुआ रोता रहा, बहुत देर रोया। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। रोया मैं। जब आप भी कभी रोए होंगे तो जब रोते हैं तो रोने के बाद बड़ा हल्कापन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या हैं? हम ये बॉडी या शरीर तो नहीं है। हम तो एक सोल है जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया है, और वो सोल तो परमात्मा है। मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ। जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया होऊंगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 500 मीटर उन पत्थरों में लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे आया तो एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे आभास होया तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। नीचे देखने लगा, मुझे मेरे साथी नजर आए।
उनको आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे उठा के लेके गए। फिर वहाँ ऊपर की तमाम सूचनाओं को दिया। कमांडिंग ऑफिसर को सूचना मिली कि इस तरह से एक जवान बच कर के आया है। उन्होंने बोला जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। फर्स्ट एड किया तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके ले जाने लगे, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। शाम हो गई उनके पास पहुंचते पहुंचते। जब उनको पास पहुंचा तो उन्होंने एकदम से बोला, बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा साहब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। दिखाई देना बंद हो चुका था, बंद हो गया था, ब्लीडिंग इतनी हो गई थी ना। और तो बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है साहब। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, अभी जबान ऐंठने लगी थी। मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। नहीं, पानी नहीं मिलेगा। एकदम से डॉक्टर ने शायद सुन लिया। जख्मों की वजह से? किस वजह से? जख्मों की वजह से, बारूद की वजह से। डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा। डॉक्टर आया दौड़ करके, उसने ग्लूकोज की बोतल निकाली, उसमें से फाड़ करके थोड़ा सा मुझे ग्लूकोज पिलाया। थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने कहा कुछ बताएगा? मैं कहा हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन से उनको अवगत कराया। फिर लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमनीशन और फील्ड पट्टी की है। कितना लेके गए थे? साहब इतना लेके गए थे, ये भी कम पड़ रहा है। खाने के लिए पर्याप्त है? मैं कहा साहब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाले बिस्किट के पैकेट सिर्फ आधा खाया था एक बड्डी पियर ने, आधा तो बैलेंस था। बस इतना कहा होगा। उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर पता नहीं मुझे कहाँ पर है। यहाँ से ऊपर के तो कपड़े पूरे ब्लेड से काट काट करके फेंक दिया था, क्योंकि यहीं पूरे जख्म थे। अभी पैंट पहनी हुई थी, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एड तो उन्होंने वैसे किया। बूट पहने हुए थे। पहाड़ी से जब बिल्कुल डाउन नीचे लेके गए तो अभी बूट निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बूट नहीं निकल पा रहा था। तब थोड़ा सा मुझे होश आया। फिर मैं नर्सिंग असिस्टेंट को बोलता हूँ यार ऊपर से ज़रा देखना कुछ। उसने देखा तो एक स्प्लेंडर बूट से पार होकर के उंगली में घुसा हुआ था। फिर उसने ऐसे प्लास से निकाला। बूट जब निकला तो खूनम खून था। फिर नहीं पता मैडम मुझे क्या हुआ। फिर तो 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से उस पहाड़ी पर हमारी फ़ौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। क्या बात है। उन्होंने तो हमारी बॉडियों के साथ न जाने कितने अमानवीय जघन्य ये ऐसी कार्रवाइयाँ की, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज ने, जबकि उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारे सैनिक नहीं है, उनकी बॉडियों को नीचे उतारा और एक सैनिक के सम्मान के साथ दफनाया है। ये है, इसलिए ये हिंदुस्तान है, इसलिए ये भारत है, जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं। और किसी देश के लिए आज तक विश्व गुरु ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही कभी हो सकता है। ये सिर्फ भारत के लिए है और भारतीय सेना के लिए। क्योंकि भारत की जो सनातन संस्कृति है, ये सनातन जब सृष्टि शुरू हुई तभी से सनातन है। इससे गहरा और कुछ नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। यहाँ मानव को मानवता सिखाई जाती है, बताई जाती है, ताकि वो अपने मानव जीवन को, मानव धर्म को मान करके अपने जीवन को जी सके। युद्ध होते हैं, वैचारिक हैं। युद्ध हुआ, अरे शरीर खत्म तो दुश्मनी खत्म। इस शरीर से क्या है? वो आत्मा का खेल है। तभी तो दुनिया तो युद्ध देती है, हिंदुस्तान बुद्ध देता है। क्या बात है। हम तो शांति के पुजारी हैं और शांति ही बांटने के लिए हैं। ये मैं युद्ध लड़ चुका हूँ। इस धरती ने कितने युद्ध लड़े हैं, इस भारत ने। इसका कण कण योद्धाओं के खून से संचित है। लेकिन एक युद्ध लड़ने वाला योद्धा भी ये कहता है, और मैं कह रहा हूँ, कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो शांति ही है। हाँ, शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध जरूरी है।
नहीं, कृष्ण का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत। बिल्कुल, उन्होंने भी, कृष्ण ने भी कहा कि ये शांति स्थापित करने का ये आखिरी विकल्प है, युद्ध लड़ना है। और युद्ध लड़ने के बाद अगर शांति स्थापित होती है तो उस युद्ध का भी कोई महत्व है, अर्थ है। आज दुनिया युद्ध पे युद्ध लड़ती चली जा रही है, फिर भी शांति नहीं है, तो वहाँ उस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि वो युद्ध ज़्यादातर सिर्फ अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हैं, अपने एक कुपोषित और चिर कुपोषित अहंकार को शांत करने के लिए हैं, और सिर्फ अहम की लड़ाई है। मीनिंगफुल कॉन्फ्रंटेशन की जब आप बात करते हैं जीवन में, फिर चाहे वो घर पर हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो, या फिर वो बड़े युद्ध के मैदानों में हो, तो वो एक कंक्लूजन लेकर के आती है। वो एक जैसे हमारा टाइगर हिल था, और जब, या फिर आपके अधिकार क्षेत्र में जब कोई जानबूझकर कब्जा करने की कोशिश करे, तमाम वार्ताओं के बाद, तमाम शांति के प्रस्तावों के बाद भी, तब तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना बहुत ज़रूरी है। और विस्तारवादी सोच और ये अहंकारवादी सोच है, ये इस युद्धों का अर्थ नहीं होता, इसमें मानवता का विनाश होता है। आज कितने लोग बेवजह इस युद्धों के कारण इस दुनिया में मरते चले जा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन की चल रही है युद्ध, देखिए कितना एंडलेस चली जा रही है, कितना सब बर्बाद हो गया, मानवता का एक कितना बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, एक सभ्यता का एक हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन अहंकार नहीं खत्म, अहंकार नहीं खत्म होता है। और एक किसी दो व्यक्तियों के बीच, दो लोगों का अहंकार, इस वक्त देखा जाए तो वो सिर्फ दो लोगों के अहम की लड़ाई है। ना वहाँ के लोग, ना बाकी दुनिया के तमाम लोग, कोई नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ दो लोगों के अहम की लड़ाई चली जा रही है। इसीलिए भारत में जो भारत की संस्कृति है वो क्या सहनशीलता सिखाती है, संयम सिखाती है, विनम्रता सिखाती है। जब हम विनम्र होते हैं, हम एक अपनी मानवता को बचाने के लिए अगर मुझे झुकना भी पड़े तो मैं झुक जाऊंगा। आज वो देश पूरा यूक्रेन खत्म हो चुका है, क्या बचा हुआ? राजा किस चीज़ का होता है? लोगों का होता है ना। जब लोग ही नहीं है तो राजा किस चीज़ का? तो वो हमें अपने खुद के अहंकार से पहले लोगों का हित देखना जरूरी है। उनका क्या कसूर? वो धरती पर कुछ दिन के लिए बड़े सुखद जीवन को जीने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों के अहंकार के कारण वो अकारण मौत मारे जा रहे हैं। कितने बच्चे, कितनी बेवा होते चले जा रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला। अहंकार और आपका अधिकार क्या है, इसके अंदर फ़र्क समझ आना मुझे लगता है बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपके ये जीवन का पूरा जो फ़लसफ़ा है, मुझे लगता है ये तो हर किसी को प्रेरणा देता है। अभी आप जो है, आपने अग्निवीरों को लेकर के भी बहुत ही अच्छी बात कही, और आपकी एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि सेना कोई प्रयोगशाला नहीं है। ये आपने एक लाइन में बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, देखिए, सेना देश की रक्षा का अंतिम स्तंभ है। ये, इसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रयोग नहीं किए जा सकते। यहाँ इस सेना को और अच्छे से हम सशक्त और समृद्ध बनाएं, क्योंकि इसी सेना के भरोसे देश का 140 करोड़ लोग चैन की नींद सोता है। 140 करोड़ लोग इस सेना के ऊपर विश्वास और भरोसा करते हैं। तो ये कोई प्रयोगशाला वाला नहीं है, क्योंकि यह कोई कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं है, ये बैटलफील्ड के लिए है। तो बैटलफील्ड के अंदर मानसिकता बहुत ज़रूरी होती है। तो ये अग्निवीर का प्रयोग आपको लगता है कहाँ लेकर के जा रहा है फिर हमारी सेना को? देखिए, ये हमें थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्योंकि आप भी देखिए, एक सेना में समझता हूँ वो मेरा परिवार है। परिवार में लोग में अपनापन कब आता है?
जब हमें पता है कि हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं, स्थायित्व होता है। स्थायित्व होता है। अब जब मुझे मालूम है कि मुझे तो 4 साल रहना है, मैं उससे बॉन्डिंग क्यों बनाऊं? मुझे तो बाहर जा कर के दूसरा जॉब देखना है। तो उसकी एक तो मेंटेलिटी और इसकी बॉन्डिंग दोनों ही नहीं बन पा रही हैं, इसलिए वो सही से काम भी नहीं कर पा रहा है। तो इस सेना की कार्यशैली के ऊपर भी असर पड़ता है। सेना की कार्यशैली पर असर पड़ रहा है तो राष्ट्र की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियंस या कोई भी ऐसी संस्था जो ये कहे कि भाई 2 साल के लिए तू हमारा कार्य करता है, कर, पार्टी का प्रचार कर, करेगा वो? वहाँ तो आजीवन सदस्यता दी जाती है। आजीवन सदस्यता दी जाती है। तो यहाँ तो 4 साल की सदस्यता क्यों दी? यहाँ पूरा जीवन दाव पे लगा है। तो अगर ये ही आपको प्रयोग करना है तो पूरे राष्ट्र पे करो ना फिर इसको, कि भाई 4 साल जो अग्निवीर की परीक्षा में पास होकर के आएगा वही नेता बनेगा, वही आईएएस बनेगा, वही पीसीएस बनेगा, वही जो सरकारी जॉब के वही आपके जो है जुडिशरी में जाएंगे। जाओ, वो तो नहीं करेंगे अप्लाई। तो सेना ही ऐसा क्यों मिला? क्योंकि सेना कभी धरना नहीं देती ना। ये आपने कमाल की बात कही, ये कमाल की बात कही है। ये है सबसे बड़ी पंच लाइन, ये है सेना धरना नहीं देती, क्योंकि जो जानता है अपना असली कर्तव्य, उसे पता है कि विरोध का तरीका भी क्या सही होता है और क्या गलत होता है। ये कमाल की बात कही, बहुत अच्छा। और योगेंद्र जी, आपकी जीवन का पूरा जो लब्बो लबाब हीरो ऑफ कारगिल है, तो ये पूरी कहानी आपके जीवन की, यही कहानी उसके अंदर है? बिल्कुल। ये उस पर फिल्म कब देखेंगे हम? अभी देखो, अभी कब बनाने शुरू करेंगे कोई पता नहीं है। उन्होंने राइट्स तो ले रखे हैं, कई साल हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन अब कब, चित्रांजना जी हैं एक, तो वो लेके गई राइट, 3 साल हो गए। अभी देखो कुछ कार्रवाई शुरू हुई नहीं है अभी। तो हीरो ऑफ टाइगर हिल मैंने इसलिए लिखा कि ताकि जो पढ़ने के शौकीन हैं, साहित्यकार हैं ज़रा, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, कोई किताबों में लीन होते हैं, तो वो कम से कम वहाँ तक वो बातें पहुँचें। और उसमें जीवन का एक यथार्थ दिखाया है, गांव की शैली दिखाई है, क्योंकि मैं गांव का हूँ तो गांव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भारत की इस सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, ये गांवों में मिलता है। और गांव की ये कल्चर जो है, ये एक इंसान को किस तरह से स्ट्रांग बनाती है, किस तरह से उसमें अपनत्व भाव भरती है। तो वो जो मैंने वहाँ गांव में देखे थे अनुभव, वो भी उसमें लिखे हैं। फिर फौज की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग का मतलब क्या है। फौज की ट्रेनिंग को आग की तप्त भट्टी कहा जाता है। सच में वो आग की तप्त भट्टी है, क्योंकि जब आग से पिघलता है, आग जलाती नहीं है, पिघलाती भी है, और पिघलने के बाद किसी भी वस्तु का एक नया आकार आता है। आज हम जो ये इक्विपमेंट देखें, ये तो ये भी सब आग में पिघल करके नए रूप में परिवर्तित है। तो वो फौज 9 महीने की उस आग की तप भट्टी में इसलिए तपाती है ताकि एक सिविलियंस की भाव और भावनाएं फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाएं, उसमें कूट कूट कर के राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम भर जाए। फिर वो 55 डिग्री के रेगिस्तान में खड़ा हो या -60 डिग्री के ग्लेशियर में खड़ा हो, उसके मन में पल भर के लिए भी अपना स्वभाव नहीं आता कि मैं मर जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा राष्ट्र सो रहा है, उसको सुलाने के लिए, लोगों को आराम से काम करने के लिए मुझे खड़ा होने का गर्व हो रहा है, तो वो खड़ा रहता है। ये भावना बढ़ती है। और हम जितना, आप यहाँ भी देखिए, आप सिविल में भी, जितना जो लोग अपने आप को कर्म की भट्टी में तपाता है, वही तो चमकता है। क्योंकि आग आपके लगे हुए, लोहे के लगे हुए जंग को ख़त्म कर देती है, उसमें चमक पैदा कर देती है। तो ट्रेनिंग या आपके कर्म के संघर्ष आपके अंदर वो चमक पैदा करते हैं, लेकिन उसको संघर्ष है, वो उसको झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी आप चमक पाओगे।
लेकिन वो कठिन रास्ता है। तभी तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा भी ना कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्या बात है। क्योंकि धारा के साथ साथ तो जीवन की नैया को कोई भी खे सकता है। धारा के विपरीत अगर खे रहे हो आप अपनी नाव को, तब आपकी योग्यता, क्षमता और आपकी दक्षता का पता चलता है। हर अपने आप में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन उस योग्यता का तो तब पता चलता है जब विपरीत हालात में भी आप जिस तरह से आज काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करें। और हमारी फौज वही एक ऐसी संस्था है जो विपरीत हालातों में भी अपने कर्म की नाव को खेती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती भी है। बिल्कुल। और आप हमेशा चैन से रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई है जो सीमा पर हमारे और आपके लिए जगा हुआ है, अपना परिवार छोड़कर, अपना ऐशो आराम, अपनी ज़िंदगी के कई वो सपने छोड़ कर के जिनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और बिल्कुल एक अंदर आग जलाने वाली ये बातचीत रही है, कमाल की, मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।